जी, बिल्कुल, ये पूरी कवायद जो है वो क्लीन एनर्जी के लिए इसका संबंध पर्यावरण से है कि धरती का तापमान ना बढ़े, हम ऐसे वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग करें, ट्रांसपोर्ट में ख़ास तौर पर जिससे कि हम पर्यावरण को सुरक्षित रख सकें। और जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की हम बात कर रहे हैं, वो भी इस दिशा में एक कदम है, लेकिन हमें दुनिया भर में किस तरह से इसे इम्प्लीमेंट किया गया, किस तरह से लागू किया गया, उसके क्या रिज़ल्ट रहे, क्या परिणाम रहे, केस स्टडीज़ कैसी हैं, यूरोप में कैसी हैं, अमेरिका में कैसी हैं, और क्या इसको लेके कोई खिलाफत भी है और क्या उसके पीछे कोई सॉलिड रीज़न है। अब जैसे ये भी कहा जाता है यूरोप में कि ये ना हो कि इससे डिफॉरेस्टेशन करके अगर आप उगा रहे हैं तो आप वैसे ही पर्यावरण का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि पेड़ काट के अगर आप फ्यूल के लिए कुछ उगाने की कोशिश कर रहे हैं तो वैसे ही पहले आपने ही पर्यावरण का नुकसान कर दिया। दूसरी ओर ये कहा जाता है कि एनर्जी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किए बिना कैसे आप इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं? क्योंकि अगर आप अनाज का उपयोग करेंगे बायोफ्यूल बनाने के लिए तो वो भी एक सही कदम नहीं है। जैसे आपने कहा कि नॉन एडिबल सोर्सेज़ होने चाहिए, एनिमल वेस्ट की बात होती है या एग्रीकल्चर वेस्ट की बात होती है, तो उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो इस दिशा में किस तरह के उपाय किए जाने चाहिए? और हाँ, जैसे मैंने आपसे शुरुआत में पूछा कि इसकी जो इसकी मोटिवेशन इसके पीछे क्या है? क्लीन एनर्जी की बात होती है या फिर इस अलायंस की अगर हम बात करें तो इससे हम क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं और इसकी निटी-ग्रिटीज़ क्या हैं? नहीं, सबसे बड़ी बात हमको फ़ायदा ये हो सकता है कि हमारा ट्रिपल क्रॉपिंग पैटर्न है, अधिकतर जी। हिस्से में भारत के, कि भई हुँ। एक विंटर क्रॉप हो गई, एक मॉनसून क्रॉप हो गई और एक इन बिटवीन जो है हम कुछ दालें लगा देते हैं, इस तरह की लगा देते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। तो हर साल 3 बार हमको जो है बायो वेस्ट मिल रहा है। उस बायो वेस्ट को जो है हमें कई बार वो जैसे दिल्ली में प्रॉब्लम रहती है कि अक्टूबर नवंबर में जो है यहाँ पे सर्कुलर विंड्स चलती हैं, पोल्यूशन बहुत बढ़ जाता है और फिर सब एक दूसरे को ब्लेम करते हैं कि पंजाब कर रहा है या हरियाणा कर रहा है या दिल्ली कर रहा है या ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर कर रहा है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर कर रहा है। तो ये सब दिक्कतें आती हैं। अगर किसी तरीके से ये बायोफ्यूल का इसमें यूज़ होने लग जाता है, तो जितनी पराली है, जो भी वेस्ट है इस तरीके का, वो एकदम से उसको कमर्शियल यूज़ मिल जाएगा, तो सब के सब इसे इस्तेमाल करने लगेंगे। इसी तरीके से जो और भी इस तरह की प्रोडक्शन होती है चाहे वो टोबैको की हो, शुगर केन की हो और जो भी कोई जहाँ कहीं भी हमारे इतने ज़बरदस्त हर साल नए प्लांटेशन बनती है, तो उसका जो वेस्ट होता है, उसको वेस्ट को बेस्ट बेस्ट यूसेज जो उसका हो सकता है, उसमें मेरे ख़्याल से वो एनर्जी रिसोर्स बनाने में हो सकता है और उसको क्लीन अगर एनर्जी बनाएँ, उस तरीके से करने में तो मेरे ख़्याल से आवश्यक होगा। और हमको ये नहीं सोचना है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वो ही बेस्ट इस समय ब्रेन पावर हमें दे सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, हुँ। क्योंकि देखिए हमने कनाडा और यूएसए का देखा और कि जब उनके पास वो शेल गैस निकल आए, तो उन्होंने फ्रैकिंग करना शुरू कर दिया। उस समय सब जी। भूल गए एनवायरमेंटल कंसिडरेशंस और जब यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, तो अमेरिका ने कोशिश करी कि सऊदी अरेबिया से, यूएई से और बाकी जितने ऑयल प्रोड्यूसिंग देश हैं, उनसे कहा जाए कि भई आप जो हैं, यूरोप को सस्ते दामों पे ऑयल और गैस दीजिए। उन्होंने कहा भई हम कहाँ से दें? हम तो मार्केट में बेच रहे हैं, मार्केट में उनको चाहिए तो ले लें जितने दाम पे मिल रहा है। उन्होंने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दी। तो मैं एक तरीके से कहता हूँ कि ये जो शॉर्टेजेस इस बार हुई हैं, चाहे फूड की हुई हों या एनर्जी की हुई हों, फर्टिलाइज़र की हुई हों, ये सब के सब जो है एक तरीके से यूरोप में जिस समय युद्ध चल रहा है, उसकी वजह से है। तो हमको 2 सॉल्यूशंस देखने हैं। एक तो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस कि अगर इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस आ जाती हैं, तो क्या सॉल्यूशन लेना है? और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस जो हैं, इस तरह के जो देश हैं जो अपना कैश क्रॉप के अलावा अपने फूड क्रॉप्स अगर कर सकते हैं, तो साल में उनके पास इतना वेस्ट निकल के आ जाएगा, जिसको वो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं और जो एनिमल वेल्थ है, उसको भी पूरे तरीके से वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारे यहाँ वो एनिमल्स को भेजते हैं, वो बांग्लादेश चले जाते हैं स्मगल होके। सब एक जी। दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं, किसने स्मगल कर दिया। अगर वो यहाँ पे यूज़ हो सकता है ठीक से, तो बजाय इसके कि सड़कों पे घूमते रहें सब स्ट्रे कैटल या वहाँ जाते रहें बांग्लादेश, तो सबको अच्छे तरीके से वहाँ पे जो है पूरे तरीके से यूज़ किया जा सकता है और इंटीग्रेटेड जो है एक यहाँ पे प्रोडक्शन हो सकता है देश के अंदर। जी। अ, आखिरी मेरा सवाल मिस्टर शशांक आपसे कि इस दिशा में बात हो रही है कि को-डेवलप करने की और प्रोडक्शन प्रोसेसेस की बात अगर हम करें तो टेक्नोलॉजी को एक्सेलरेट
करने की बात हो रही है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस होने चाहिए प्रोडक्शन प्रोसेसेस के लिए। तो इस दिशा में क्या कोई ऐसा देश है और कौन सबसे एडवांस है जो बायोफ्यूल बनाने के लिए, बायोफ्यूल की प्रोडक्शन के लिए जो जिसके पास सबसे एडवांस टेक्नीक है और उनसे कुछ सीखा जा सकता है? नहीं, मैं कहूँगा एथेनॉल के लिए तो जैसे इस समय ब्राज़ील के पास है। और जी, दूसरा, अगर जैसे हमारे यहाँ बैम्बू प्रोडक्शन कई जगहों पर होती है और शुगर केन का जो वेस्ट होता है, उसके लिए हम सोचते हैं कि बैम्बू के लिए फ़िनलैंड ने जो है काफ़ी इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप करी है, तो हम उन लोगों के साथ में बात कर सकते हैं इसमें। ग्रीन हाइड्रोजन में जापान और जर्मनी मैं कहता हूँ कि उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस करी है और इसमें हम उनके साथ में कोऑपरेट करेंगे तो ग्रीन हाइड्रोजन में हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमको इस समय अपने रिसोर्सेज बंद नहीं करने हैं। हमें जी। सब एनर्जी रिसोर्सेज चाहिए। हमको जो है जो नए प्रोडक्शन करना है, उसको बहुत हुँ, तेज़ी से बढ़ाना है, क्योंकि अगले 15 साल में अगर हमारी 8% पर ईयर हमको ग्रोथ रह रखनी है, तो डबल हमको एनर्जी अवेलेबिलिटी चाहिए। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी मैंने जैसे देश बताए हैं, और जी, डीप सी के लिए हमारे पास खुद अपना ऑयल वगैरह वो है, उसको भी रोकना नहीं है। अंडमान सी में है, और भी हमारे यहाँ कई गैस के रिसोर्सेज हैं, तो जो उसमें मदद मिल सकती है, गैस के लिए मैं समझता हूँ कि ताइवान के साथ मिल सकती है। डीप सी ऑयल के लिए नॉर्वे और ब्राज़ील, इन दोनों के पास टेक्नोलॉजी है डीप सी फिश उसके लिए, ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए, उन लोगों के साथ में हम कर सकते हैं। और अगर जो है आप बात करना चाहते हैं हाइड्रोजन की, जी। तो काफ़ी इसमें टेक्नोलॉजी अमेरिकन कंपनी के पास में है, उनके राइट्स हैं एक्सक्लूसिव, तो उनको भी साथ में लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि आइसलैंड वगैरह या कई और जगहों पर है ये एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी का यूज़, लेकिन ये है कि सारा कंट्रोल जो है वो अमेरिकन कॉरपोरेशंस के पास में है। तो अमेरिका अच्छा, आई एम ग्लैड कि वो इसमें पार्टनर हैं और इस समय भारत की प्रगति के लिए बहुत मदद कर रहे हैं, बहुत ध्यान दे रहे हैं कि भारत में तेज़ी प्रगति हो और भारत और अमेरिका साथ में मिलकर पूरे विश्व को एक नई दिशा दिखा सकें। जी, तो बहुत-बहुत शुक्रिया एम्बेसडर शशांक हमसे बातचीत करने के लिए और तमाम आपने जो बताया कि हमें अपने विकल्प खुले रखने चाहिए। जो भी वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत हैं, ईंधन के स्रोत हैं, एनर्जी के सोर्सेज़ हैं, उनको लेकर और देखना ये होगा कि जो भारत की एम्बिशन है क्लीन एनर्जी को लेकर, वो तय समय में पूरे हों और इस दिशा में हम तेज़ी से प्रगति करें और इसके लिए आगे बढ़ने के लिए हमारे पास जो-जो विकल्प हमारे पास हों और जो भी कॉस्ट इफेक्टिव हों, जो वायबल हों और जिनके परिणाम दूसरे देशों में अगर हम देखें तो यूरोप में, अमेरिका में जिनके जो परिणाम है वो अ, उम्मीद के मुताबिक आए हों, वो सब बातें हमें ध्यान रखनी होंगी। जी, आप पूर्णिमा कुछ जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण समय ये लिया है, बहुत सब्जेक्ट, और मैं जी, सोचता हूँ कि बहुत यूज़फुल रहेगा सब सुनने वालों के लिए भी और हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके लिए भी। जी बहुत-बहुत शुक